इस लेक्चर के अंदर अपना टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। जब पदार्थ की बात आती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य की बात करें तो जिसका एक द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो अपने मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल का क्या है, एक द्रव्यमान है। कहने का मतलब एक उसका एक वेट है, उसका एक भार है और जो स्थान घेरता है। अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो जो आपके हाथ में जो जगह थी वो किसने घेर ली, आपके मोबाइल ने घेर ली। तो मोबाइल के जो स्थान एरिया, जो द्रव्यमान और जो उसने स्थान घेरा है उसकी जगह आप कोई दूसरी चीज नहीं रख सकते। तो आपका मोबाइल क्या है, एक द्रव्य है जिसका एक द्रव्यमान होता है और जो क्या कर रहा है, आप एक स्थान घेर रहा है। इसके अंदर ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। यदि आप बुक देख लें तो बुक अगर आपकी मेज पे पड़ी है तो मेज के ऊपर जो स्थान बुक ने घेरा है, क्योंकि बुक का एक द्रव्यमान है तथा मेज के ऊपर उसने क्या किया है, एक स्थान घेरा है, इसलिए वो भी क्या है, एक मैटर है। अगर आप खुद की बॉडी देख लो, अगर आपकी बॉडी क्या है, एक स्थान घेर रही है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर के ऊपर क्या है, एक स्थान घेर रही है और आपका एक खुद फिक्स मान भार है। तो आपका क्या है, एक द्रव्यमान भी है और एक आप क्या कर रहे हो, स्थान घेर रहे हो, इसलिए आपकी बॉडी भी क्या है, एक मैटर है। कहने का मतलब अगर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु देख लो उसका वो सभी क्या है, एक द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। नेक्स्ट देखिए एटम। जब एटम की बात करें तो एटम क्या होता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना पदार्थ की क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब इसमें जो छोटे छोटे कण हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन सभी मिलकर क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उन्हें कहते हैं जिसके अंदर पदार्थ में कण क्या होते हैं, निरंतर गतिमान होते हैं। जैसे देखो कोई भी एक पदार्थ ले लो, उसके अंदर कण क्या होते हैं कि बाहरी एनर्जी लेके वो क्या करते हैं, अपनी निम्न अवस्था से उच्च अवस्था के अंदर क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करते हैं, वापस रिलीज कर देते हैं, तो वापस उच्च ऊर्जा से क्या हो जाते हैं, वो वापस निम्न ऊर्जा में आ जाते हैं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं जिसके अंदर पदार्थ क्या कण क्या करते हैं, निरंतर गतिमान करते हैं। और यदि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को ग्रहण करेगी, मतलब क्या उसने क्या किया, ऊर्जा को ग्रहण किया। जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर देंगे या फिर किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर देंगे तो पदार्थ जब टेम्परेचर लेके क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे। और ऊर्जा ग्रहण करते इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न अवस्था से किस में चले जाएंगे, उच्च अवस्था में। और वापस इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रिलीज करके उच्च अवस्था से वापस किस में आएंगे, निम्न अवस्था। मतलब क्या कि कण क्या हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफ्यूजन या विसरण। विसरण के अंदर आप हमेशा ध्यान रखो कि जो पदार्थ आपस में आप मिलाओगे, जिन पदार्थों को आपस में आप मिलाओगे वो क्या होंगे, हमेशा अलग अलग प्रकार के होंगे। और उनके जो मिश्रण होता है उसे ही आप क्या कहते हो, विसरण कहते हो। और यह हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जैसे आप पानी और नमक मिलाते हो तो पानी बहुत ज्यादा है और नमक क्या है आपका, बहुत ही कम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था मुख्यतः देखें तो ये 5 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। जिसमें से अगर प्राकृतिक अवस्था की बात करें तो ये 4 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। हम इसमें 1 बाय 1 सबकी स्टडी करेंगे। लेकिन जो बोस-आइंस्टीन अवस्था है वो मानव निर्मित है, इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। सबसे पहली अवस्था आती है अपनी ठोस। अगर ठोस अवस्था की बात करें तो आपका जो मोबाइल है वो क्या है, सॉलिड अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसका आयतन और आकार क्या है, एक निश्चित है। जिस शेप की आप बात कर रहे हो, जिसका आप मोबाइल स्लिम कह रहे हो, उसका क्या है, आयतन फिक्स है और उसका आकार भी क्या है, फिक्स है। और दूसरा ठोस का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होता है कि उसके जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, जो ठोस के जो अवयवी कण है वो क्या होता है, आपस में जोड़ने के लिए उसके बीच में कौन सा बल लगता है, अंतर आणविक। मतलब जो अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल। और ठोस के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। सेकंड आता है लिक्विड। लिक्विड के अंदर आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे अगर मैं 1 लीटर पानी ले लूं और 1 लीटर पानी को अगर मैं ग्लास के अंदर लूं
तो भी मेरा क्या होगा, उसका आयतन फिक्स होगा। और उसी 1 लीटर पानी को जो मैंने गिलास में लिया है, अगर उसी को मैं भगोने में ले लूं तो उसके अंदर क्या होगा, उस जल का आकार कैसा होगा, भगोने के आकार का हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि इसका आयतन तो क्या है, निश्चित, और आकार क्या होगा आपका, अनिश्चित। दूसरा इसका गुण है कि जो इसके अंदर अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल होता है वो ठोस से तो क्या होता है, कम, लेकिन गैस से क्या होता है, ज्यादा। यदि ठोस से कम होगा तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और आराम से अगर आप पानी में हाथ डालोगे तो पानी में आपका हाथ आसानी से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है, कम है अणुओं के बीच में, और गैस से क्या है, ज्यादा। यदि गैस से कम हो अंतर आणविक आकर्षण बल तो आपको द्रव अवस्था दिखाई भी नहीं देगी। जो आपके दिखाई देने की अवस्था का मुख्य कारण है वो आपका अंतर आणविक आकर्षण बल का कारण है। नेक्स्ट आती है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था का सबसे मुख्य कारण यह है कि जो गैस के अणु है उसके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता या फिर नगण्य पाया जाता है। गैसों का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे अगर आप एक रूम में बैठे हो तो रूम के अंदर जो गैस है उसका आयतन और आकार क्या है, रूम के हिसाब से। और अगर इसी रूम को अगर आपके बाहर हॉल में आ गए, ठीक है, तो उसका आयतन आकार क्या है, अलग अलग है। जैसे आपने घर को तोड़ दिया, ठीक है, तो जब घर तोड़ दिया तो उसका जो गैस का आयतन आकार किस प्रकार हो जाएगा, आपके एनवायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा। या फिर आप ये ले लो कि आपने क्या किया, 1 kg एक गैस ली, ठीक है। अब 1 किलो गैस को आपने एक छोटे सिलेंडर में डाला और उसको अत्यधिक प्रेशर के साथ आपने क्या किया, सिलेंडर का फिट कर दिया, तो उसका आयतन और आकार क्या हो गया, अलग, ठीक है। और अगर उसी गैस को अगर आपने एक बहुत ही बड़े सिलेंडर के अंदर डाला तो उसका भी क्या हो जाएगा, आयतन और आकार क्या हो जाएगा, अलग। गैस की एक और खास बात हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब जो गैस के अणु हैं वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, जबकि और इसका मुख्य कारण क्या है कि इसके अंदर क्या है, अंतर आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता। ठोस के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा था, इसलिए उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा आंशिक पाई जाती थी या फिर नगण्य पाई जाती थी। जबकि द्रव के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा ठोस से क्या है, थोड़ा कम, इसलिए इसके अंदर द्रव के अंदर गतिज ऊर्जा वो गैस से तो क्या कम और ठोस से क्या थी, ज्यादा पाई जाती थी। जबकि गैस के अंदर गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था के अंदर क्या कीजिए, आप कोई एक यौगिक लीजिए और उसे क्या कीजिए, अत्यधिक गर्म कीजिए। जब आप किसी यौगिक को अत्यधिक गर्म करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा लेंगे, और ऊर्जा लेके वो किधर जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में, और उच्च ऊर्जा स्तर से वापस एनर्जी रिलीज करके किस में आएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते तो वो क्या होने लग जाते हैं, मुक्त होने लग जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होने लगते हैं तो यौगिक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा उस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो कहने का अर्थ यौगिक के अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होने लग जाएंगे, उत्पन्न होने लग जाएंगे। और जब किसी यौगिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन साथ साथ में हो उसे ही आप क्या कहोगे, प्लाज्मा अवस्था कहोगे। जैसे आपने तारों को देखा होगा, तारे जो आप देखते हो और जो तारा टूटना होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था के अंदर होता है। यानी आपने टीवी देखी होगी, उसके अंदर क्या होती थी, एक ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब, और ट्यूब के अंदर क्या होता था, प्लाज्मा भरा हुआ होता है, और उससे आप क्या देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। और नेक्स्ट आप देखो तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा मरकरी फ्लेम। प्लाज्मा अवस्था हमेशा ध्यान रखना, यह वैद्युत धारा को प्रवाहित करती है। नेक्स्ट देखो बोस आइंस्टीन अवस्था। अब जब बोस आइंस्टीन की बात करूं तो सबसे पहले हमने पहले भी बात की थी, ये क्या है, मानव निर्मित अवस्था है। और इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो ठोस तुम्हारे कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक मजबूत होते हैं, और इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। और इसकी खोज सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, और इसका सत्यापन आइंस्टीन ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, बोस आइंस्टीन रख दिया था, ठीक है। और जब गैस के कण अत्यधिक पास में आ जाते हैं, मतलब जब गैस के कण एक क्या हो जाएंगे, अत्यधिक पास में आ जाएंगे, मतलब क्या, इसके अंदर जो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो वो सारे गैस के कण क्या करेंगे, एक ही परमाणु की तरह व्यवहार करेंगे, और इसे ही तुम क्या कहते हो, बोस आइंस्टीन अवस्था। और बोस आइंस्टीन अवस्था को ही कौन सी अवस्था कहा गया है, सुपर एटम अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था को आप हमेशा प्रयोगशाला में निर्मित कर सकते हो, ऐसी प्राकृतिक रूप से कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना अवस्था परिवर्तन। किसी भी अवस्था, जैसे भौतिक अवस्था आपको दिखती है ठोस, द्रव, गैस, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए आप हमेशा दो चीजें चेंज कर दो, या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज, या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जोड़ने के लिए हमेशा आप दो तरीके चेंज कर दो, या तो उसका ताप बढ़ा दो या उसके दाब में परिवर्तन कर दो, हमेशा उसकी अवस्था बदल जाएगी। इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने किसी चीज को टेम्परेचर बहुत अधिक कर दिया, जैसे मैं बर्फ लेता हूं, पानी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ताप से समझ जाओगे। जैसे अपने क्या किया कि सबसे पहले बर्फ लिया, अब बर्फ का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अपन क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को बदल रहे हैं, मतलब कि उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, जब हीट किया तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो गया, पानी में। मतलब जो बर्फ था आपको वो किस में था, सॉलिड के अंदर था। ठीक है, जब आपने इसको गर्म किया तो आपने हीट दी और ताप बदलने पर वो किस में आ गया, लिक्विड में। जब लिक्विड को आपने बहुत ही ज्यादा गर्म किया और 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो किस में आ गया, गैस में। ठीक है, और अगर गैस को आपने वापस क्या किया, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो वो किस में आ जाएगा, वापस लिक्विड में। और लिक्विड को अगर आपने टेम्परेचर फिर कम कर दिया तो वो किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो आपने क्या किया कि एक ताप को ही चेंज किया और पानी ने अपनी कितनी अवस्था बदल ली, 3 अवस्था बदल ली। उसी प्रकार अगर आप दाब परिवर्तन कर दो, जैसे आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है उसके अंदर दाब क्या होता है, अत्यधिक उच्च दाब, और अत्यधिक उच्च दाब के कारण गैस क्या हो जाती है, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए दाब से भी आप क्या कर सकते हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था या फिर भौतिक अवस्था चेंज कर सकते हो, और तापमान से भी आप क्या कर सकते हो, भौतिक अवस्था चेंज कर सकते हो। जैसे आप देखो कि मैं ठोस को किस में बदल रहा हूं, लिक्विड में बदल सकता हूं, या फिर लिक्विड को गैस में बदल सकता हूं, सॉलिड को गैस में बदल सकता हूं, या फिर लिक्विड को वापस सॉलिड में बदल सकता हूं। अवस्था परिवर्तन में जब मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो जब ठोस से द्रव में अवस्था में बदलना को गलन कहा जाता है, या फिर मेल्टिंग कह दो। और लिक्विड को पुनः अगर मैं सॉलिड में बदलूं तो इसे फ्रीजिंग या फिर हिमीकरण कहा जाता है। यदि लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट करूं तो इसे वाष्पन या फिर क्वथन या इसे बॉइलिंग कहा जाता है। बॉइलिंग मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो। और यदि गैस को पुनः मैं द्रव अवस्था में कन्वर्ट करूं तो इसे कंडेंसेशन या फिर संघनन कहा जाता है। जब हम किसी गैस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो इसे आयनाइजेशन या फिर आयनीकरण अवस्था कहा जाता है। और यदि प्लाज्मा को पुनः गैस अवस्था में बदला जाए तो इसे पुनः संयोजन कहा जाता है। कुछ अवस्था के अंदर अपन ठोस से सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में, तो इसे ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन कहा जा सकता है। और यदि गैस को पुनः ठोस में बदलें तो इसे निक्षेपण अवस्था कहा जाता है। देखो, जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, या फिर सॉलिड से गैस और गैस से प्लाज्मा, ये देखो इसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो आपने देखा होगा इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया पाई जाती है, रिवर्सिबल अभिक्रिया, मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब कि आप ठोस से द्रव और द्रव से पुनः ठोस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी प्रकार लिक्विड को जो द्रव से गैस और गैस से पुनः द्रव में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसके अंदर क्या हो, अवस्था परिवर्तन नहीं हो। आप हर किसी अवस्था को एक फिक्स तापमान या फिर एक फिक्स दाब पर आप परिवर्तन कर सकते हो। जितनी भी अवस्था परिवर्तन की है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट देखो, गुप्त ऊष्मा। जब मैं गुप्त ऊष्मा की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिए, गुप्त ऊष्मा वह अवस्था होती है जिसके अंदर एक पदार्थ को अपनी अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा चाहिए। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए क्या कर रहे हो, आप हीट दे रहे हो। जो आप हीट दे रहे हो वो उसकी क्या है, गुप्त ऊष्मा है। और इसके अंदर पदार्थ के तापमान में वृद्धि नहीं होती। देखो, हमेशा दो चीजें होती है कि एक पहले वो कि जिसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होने के लिए आप एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे हो, और एक वो कि पहले आप उसको एनर्जी दो जिससे वो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा कंडीशन में, और उसके बाद क्या करेगा, अवस्था परिवर्तन। तो जो नॉर्मल कंडीशन के बाद जो आप एनर्जी देके अवस्था परिवर्तन कर रहे हो, तो नॉर्मल कंडीशन में आने से पहले जो आपने एनर्जी दी वही क्या है, आपकी गुप्त ऊष्मा है।